Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 10th. Today we will discuss inshallah exercise of unit number 1. तो आपको पता ही है हम क्लास 10th ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर जो सॉल्व कर रहे थे, तो उसके अंदर अब हम कल लास्ट टॉपिक पढ़ चुके थे फ्लो चार्ट्स वाला। उसके बाद अब हमने एक्सरसाइज सॉल्विंग की तरफ बढ़ना है। तो एक्सरसाइज सॉल्विंग का बहुत सारा हिस्सा हमने पहले ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है ये फिलिप ब्लैंक्स MCQs और जो ट्रू फॉल्स हैं इसके आंसर्स आपको साथ ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज के एंड पर दिए होते हैं, तो वहाँ से आपने देख के टिक कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने जो आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराने हैं जो कि आपके इसके ख़ुद से करने वाले हैं, तो उसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। बाकी मैंने साथ साथ भी आपको अपने लेक्चर्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था, तो आपने वो लेक्चर्स को उम्मीद है समझ लिया होगा अच्छी तरह से। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, वहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिफाइन एल्गोरिथम, डिफाइन एल्गोरिथम draw, define algorithm, draw a step form algorithm to make a call to your friend. तो बेटा जब भी आपने स्टेप फॉर्म लिखना है तो इस तरह से आप लिखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने लॉजिकल स्टार्ट देना होता है, उसमें स्टार्ट लिखना है। अब स्टेप 2 के अंदर आपको पता है कि हमने जो है वो चेक कर डायल को उठाना है। तो पुट अप द डायल, आपने डायल को उठा लिया। ज़ाहिर है कि डायल पुट अप द रिसीवर फ्रॉम डायल, रिसीवर को डायल से उठा लिया। अब स्टूडेंट्स आपने स्टेप 3 में चेक कर रहा है कि जो उसकी टोन होती है, आपको पता है जब हम लोग फ़ोन कर रहे होते हैं तो फ़ोन का रिसीवर उठाते हैं और कान को लगाते हैं, पहले चेक करते हैं कि उसकी टोन जो है आ रही है या नहीं आ रही। तो चेक द टोन अब ये टोन जो है वो हो सकता है आ रही हो या ना आ रही हो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डिसीजन कराना है। इफ़ यू हर्ड द टोन, फॉलो नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। एल्स गो टू स्टेप। अब स्टूडेंट्स हमने स्टेप आगे जाके लिखना है, जिसमें हमने लिखना है कि पुट आउट द रिसीवर ऑन द डायल। तो हमने वो स्टेप जब लिखेंगे तो उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक बना रहा हूँ, जब वो स्टेप हम लिखेंगे तो उस वक्त हम इसका नंबर लिखेंगे, क्योंकि अगर टोन नहीं आ रही होगी तो हमें फिर ये करना होगा कि उसको डायल को वापस रख देना है, रिसीवर को वापस रख देना है डायल के ऊपर। तो हम जैसे ही वो स्टेप लिखेंगे तो हम इसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट 5th स्टेप जो है हमारा, अगर टोन आ रही थी तो हमने अब क्या करना था, स्टेप नंबर 5 डायल द नंबर
अब हमने जो नंबर है, जो फ़ोन नंबर था, टेलीफोन नंबर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। डायल द टेलीफोन नंबर डायल द टेलीफोन नंबर ऑफ योर फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड का टेलीफोन नंबर है वो आप डायल करें। ये हो गया स्टेप नंबर 6। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि आपको अब बेल जा रही होगी, ज़ाहिर है, अब इस पे भी हमने डिसीजन कराना है। चेक करना है, चेक द रिंग टोन, यानी कि जो रिंग टोन होती है वो आपको सुनाई देती है, तो आप रिंग टोन, अब ये भी अगर आप सुनते हैं तो वेट करेंगे, ठीक है, अनटिल कोई उसको रिसीव कर रहा होगा। तो चेक द रिंग टोन, कैन यू हर्ड द, इफ़ यू हर्ड द, चलो अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इफ़ यू हर्ड द रिंगटोन देन वेट, तब हम वेट करेंगे, अदरवाइज, या इसको एल्स लिख लें, एल्स गो टू स्टेप। ज़ाहिर है अगर आपकी रिंगटोन नहीं गई तो जा रही तो उसका हो सकता है सेल वगैरह जो है वो बंद हो, या उसका जो टेलीफोन सेट है वो डेड हो गया हो, कोई ना कोई ख़राबी हो, लाइन बिज़ी, लाइन जो है वो बिज़ी भी हो सकती है, लाइन जो है वो कट ऑफ हो गई है, कोई ना कोई इशू बन गया है, तो इसलिए हमें उसका भी इसमें बताना पड़ेगा। इफ़ यू हर्ड द रिंगटोन देन वेट, तब हमें वेट करना है। एल्स गो टू स्टेप 5, यानी कि अगर आपको रिंगटोन जो है वो नहीं सुनाई दे रही तो अब हमने स्टेप के आगे लिख दिया है खाली जगह, तो इसका मतलब हमने इसमें स्टेप लिखने हैं। जैसे इधर मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है कि आगे आना है उस, जैसे अब अगर नहीं रिंगटोन है तो हमें क्रैडल को जो है वो वापस रिसीवर को डायल के ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर रिंगटोन हो रही है तो ज़ाहिर है आप वो रिसीव कर लेगा। तो स्टेप नंबर 8 स्टूडेंट्स, तो अगर वो इफ़ योर फ्रेंड receives the call then talk to him, तब आप उससे बात करें। else go to step, यहाँ पर अब स्टेप 9 आ गया। स्टेप 9 यानी कि स्टेप आप बताना है। अब आपने बात कर ली तो अब ज़ाहिर है कि पुट द रिसीवर ऑन द डायल, अब आपने ये स्टेप नंबर 9 में पुट करने का रखा है, तो यहाँ पर भी ये 9 लिख देंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे कि जो है वो ये हमने डायल कर देना है। अब 9 के बाद हमने जो है वो आपने डायल को रिसीवर पे रख दिया, तो अब हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 10 लिख दे रहे स्टॉप। तो ये आपका काम जो है वो हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 के बाद गो टू स्टेप नंबर 9 एंड रीट्राई यहाँ लिख देते हैं, ताकि रीट्राई जो है वो कर लें दोबारा से, यानी कि दोबारा से सारे स्टेप जो है वो उसको
पिछले सारे स्टेप, या इसको लिख दें स्टेप नंबर रीट्राई स्टेप, यहाँ पर 1 2 से हमने करना है पुटअप 2 3 4, तो 2 2 4 इसको कर लेंगे। यहाँ पर भी स्टेप नंबर 9 लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने उसी को स्टेप कराने हैं। तो यहाँ पर लिख लें स्टेप नंबर 2 to 9, 2 to, ये स्टेप नंबर 7 है, तो 2 to 6 स्टेप्स को दोबारा रिपीट कराना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला जो है एल्गोरिदम आपका बन चुका है। तो आपने देखें, मैंने नेचुरली जिस तरह से हम कॉल करते हैं उसको लिया और साथ साथ आसान सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो याद रखना, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोर्ड में जो है अक्सर प्रैक्टिकल्स के दौरान ये लिखने के लिए भी दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर मैंने जो एल्गोरिदम, डिफाइन एल्गोरिदम था, ये हमने पहले भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ। तो इसको एल्गोरिदम की डेफिनेशन भी, algorithm, an algorithm is a set of steps to solve a particular प्रॉब्लम। ये स्टूडेंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। तो या एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसीजर टू इफ़ वी फॉलो इट अकम्प्लिशेस अ पर्टिकुलर टास्क। ये हमने 3-4 तरह से की हुई है, तो आप इसमें से किसी तरीके से भी लिख देंगे तो ये ठीक होगी। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये शुरू में लिख लें, एल्गोरिदम का जो है वो इसकी डेफिनेशन पहले लिखें और फिर इसके बाद ये आप जो है वो लिख लीजिएगा। तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट भी हमने काम इसके ऊपर करना है बोर्ड पे। हमारा जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। ड्रा a flow chart to find the largest of 3 numbers। अब स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, तो हम इसको फ़ौरन स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। आपने आंसर लिखा। अब ज़ाहिर है कि हमने फ़्लो चार्ट बनाना सीखा था, तो उसमें ओवल शेप जो है वो स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने शो करा दिया कि स्टार्ट है। अब आगे जो है हमने उन्होंने 3 नंबर्स कहे हैं, तो स्टूडेंट्स 3 नंबर्स को जो है वो इनपुट कराने हैं पहले। तो यहाँ पर एंटर या इनपुट लिखेंगे, इनपुट 3 नंबर्स A-B-C हमने इसमें एंटर करवा लिए। अब स्टूडेंट हमें डिसीजन मेकिंग करनी है ताकि हम इसको बता सकें कौन सा जो है वो इसमें से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले क्या लिया कि A इज़ ग्रेटर दैन B। अब इसकी जो पॉसिबल कंडीशंस हैं 2 निकलती हैं, यस और नो। तो स्टूडेंट्स यस अगर ये नो निकलती है तो अब हमने मज़ीद कंपेयर कराना है। ये शो कराने के लिए इधर से भी हम इसको कंपेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि A इज़ ग्रेटर दैन B,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर ट्रू होती है तो अब ए को कंपेयर करना पड़ेगा सी के साथ। तो यहाँ पर हम ए को ए ग्रेटर दैन सी यहाँ पर हम कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ इज लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल भी लिखा रहे तो कोई मसला नहीं है। इज ए ग्रेटर दैन बी, तो ए ग्रेटर दैन सी। अब इसमें भी जो है वो दो कंडीशंस निकलेंगी। तो स्टूडेंट्स एक इसमें से जो है ग्रेटर दैन सी के नो निकलेगा और एक यस निकलेगा। अब अगर ये यस है तो अब हमारा इससे कंफर्म हो गया ए बी से भी ग्रेटर है, ए सी से भी ग्रेटर है। तो अब हमने आउटपुट करा देनी यहाँ पर, आउटपुट ए इज़ ग्रेटर, आउटपुट ए इज़ ग्रेटर या ग्रेटेस्ट इज़ ए। थोड़ी सी यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको पहले लिख लूँगा, फिर बाद में इनक्लोज करेंगे। तो डिस्प्ले या आउटपुट ए इज़ ग्रेटर, के ए जो है वो ग्रेटर है हमारा। अब स्टूडेंट्स हमने देखा दूसरी जो कंडीशन थी वो हमारे पास है कि आया कि वो नो कंडीशन थी, तो नो कंडीशन को हम फॉलो करा लेंगे। तो इसमें अब हमने जो है इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से तो ग्रेटर था, अब ए सी से छोटा है, तो इसका मतलब जो है वो फिर सी अब बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करा देंगे आउटपुट C इज़ ग्रेटर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर कंपेयर कराएंगे। अब A ग्रेटर दैन B नो हुआ था, इसका मतलब B ग्रेटर था। अब B को C के साथ कंपेयर कराएंगे तो B ग्रेटर दैन C। तो ये अब आपके पास जो है वो दो का इसके भी पॉसिबल आंसर हैं, यस और नो। अब अगर नो है तो हम ये बताना हमें करना पड़ेगा कि ये सॉरी DCA नहीं है, यहाँ पर हमें आउटपुट करनी है। तो आउटपुट करने के लिए अब ये हमने, आप इसका ये भी कर सकते हैं कि अब क्योंकि ये C ग्रेटर दैन हो गया तो आप इसको इसके साथ मिला दें। क्या हो जाएगा, इधर से अगर फ्लो होता है तो ये आउटपुट C इज़ ग्रेटर, और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसलिए प्रिंट यहाँ पर यूज़ किया था कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। प्रिंट B इज़ ग्रेटर या ग्रेटर इज़ B। अब हमने स्टूडेंट्स इसको एंड की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ से भी हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर जो है वो एक कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको इकट्ठा इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए लाइनों को। तो ये हमने कनेक्टर लगा लिया, ये इसका मतलब फ़्लो यहाँ से होगा और ये एंड की तरफ हम जाएंगे। ओवल शेप बना देते हैं तो ये एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा, हमने कंपेयर स्टार्ट किया, 3 नंबरों को इनपुट करा लिया जो A और B और C के अंदर स्टोर हो गए। हमने पहले A को B से कंपेयर कराया, ये यस हुआ तो हमने देखा A को फिर C से करवाना है, ये भी यस हुआ तो A ग्रेटर हो गया, नो हुआ तो C ग्रेटर हो गया। अब ये अगर नो हुआ A ग्रेटर दैन B तो फिर हमने B को C के साथ कंपेयर कराया, इसमें भी 2 कंडीशन निकली। अगर B ग्रेटर दैन है तो यस हो गया, तो यस है तो फिर प्रिंट B इज़ ग्रेटर। अगर नो है तो हमने इसको आउटपुट C इज़ ग्रेटर हमने इसकी तरफ लिख लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक जो है वो ये कंप्लीट हुआ फ्लो चार्ट। तो आप इसको अभी यहाँ पर पॉज कर लें और वीडियो को और इसको नोट कर लें, या आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो स्टूडेंट्स ये अब क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है।
Question number 9 is write an algorithm to calculate the area of circle when radius is given. तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ. आप write an algorithm. ये बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है. एल्गोरिदम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हमें याद हो. तो बाकी स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं. एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज़ गिवन उन्होंने कहा था. तो इसमें हमें इनपुट का भी पता है कि रेडियस का जो है वो हमें इनपुट होगी. हमें फार्मूला बेटा याद रखना, जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम एल्गोरिथम बनाने के लिए देखें तो आप सबसे पहले जो है वो उसका फार्मूला देखा करें. तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. तो स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर. अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं. पाई की वैल्यू 1.314 होती है. तो इसको मल्टीप्लाई बाई आर करा लें. तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला पूरा हो जाएगा. तो स्टेप 1 हम स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1 स्टार्ट. स्टेप 2 स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर ये देखना है, उसके इनपुट लेनी है रेडियस की. तो इनपुट या एंटर हम लिख सकते हैं. इनपुट रेडियस इन आर. ये हमारी मर्ज़ी है कैपिटल आर लिखें या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो रेडियस हमने इन आर में रेडियस को पुट करवा लिया. स्टेप 3 जो है अब कैलकुलेट कराना है एरिया. तो हमने एरिया को सेट कर लिया कि एरिया इज़ इक्वल टू 3.14. अगर हम पाई लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें पहले बतानी पड़ेगी कि पाई किसके बराबर है. तो हमने सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर. तो ये हमारा एरिया जो है ये कैलकुलेट होकर इस एरिया को शो हो जाए जो है ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी वैल्यू. तो स्टेप 4 डिस्प्ले अब कराना है. डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल. हमने उसे किस में स्टोर किया हुआ है, इसको भी शो करा देना है और इस एरिया को भी लिख देना है, डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल. तो अब ये हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया स्टूडेंट. तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना है. तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट हमारा आज का टॉपिक का. तो मैं ये सब मिटाना पड़ेगा यहाँ पर जगह काम में. क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 10 है, वो भी एक एल्गोरिथम है जो कि हमने यहाँ पर करना है. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 10. तो स्टूडेंट्स उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट मूव द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कार moving at an average speed of v meter per second in time t. The program should input average and speed v and time t. तो राइट एन एल्गोरिथम है, यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ. राइट एन एल्गोरिथम मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको थोड़ी सी स्टेटमेंट ताकि आपको थोड़ा सा उसका पता चल जाए और बाकी डॉट लगा लिए. राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कार. तो ये हमने इसको करना है. मूविंग एट एन एवरेज स्पीड विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t. तो ये हमने काम करना है. तो स्टूडेंट्स हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं. ये आप एक्सरसाइज से इसका देख लीजिएगा. तो इसमें स्टेप 1 स्टार्ट करना होता है. स्टेप 2 अब आपने ज़ाहिर है कि इनपुट कराना है वैल्यूज़ को जो अगर मूविंग कार की तो उसकी डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है कि ये होता है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम या टी. हम इसको लिख सकते हैं.
तो अब इसका मतलब वी एवरेज और टी उन्होंने कहा भी है कि इनपुट कराएं, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट लिखते होते हैं, इनपुट वेलोसिटी वी, वैल्यूज़ ऑफ वी एंड टी, यानी कि हम वी वेलोसिटी की और टी टाइम की वैल्यूज़ को इनपुट करा लेंगे। तो स्टूडेंट अब हमने कैलकुलेट कराना है डिस्टेंस। आप इतना भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, इसको लिख के डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। हमारे पास डिस्टेंस की कैलकुलेशन हो गई। अब इसको डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट्स। डिस्प्ले ये हमने इसमें स्टोर कर लिया था, तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्ले भी करा दिया। स्टेप नंबर 5 में हमने स्टॉप कर देना। ये हमारा काम पूरा हो गया था, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। स्टूडेंट्स तो समझ लें इसको दोबारा से एक दफ़ा कि स्टार्ट किया। अब दो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी वेलोसिटी और टाइम की, हमने वो वैल्यूज़ इनपुट करा ली। उसके बाद हमने फार्मूला लिखा डिस्टेंस का, लॉजिक दे दी कि v मल्टीप्लाई टी करके उसका आंसर जो है डिस्टेंस में आ जाए। फिर हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। यहाँ प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट डिस्टेंस डिस्प्ले, या आउटपुट डिस्टेंस ये भी कर सकते हैं। तो स्टॉप लिख लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो कुछ चीज़ें एक्सरसाइज में समझने वाली थी वो डिस्कस कर ली। अब चैप्टर नंबर 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।